नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वाइब्रेंट सुधीर तिवारी चैनल पे आज हिंदी की पहली क्लास पढ़ने जा रही है। इसके पहले आपने हिंदी की जितनी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, इस तरह की हिंदी, बेहतरीन हिंदी आपको किसी यूट्यूबर्स ने या किसी अध्यापक ने नहीं पढ़ाई होगी। पूरी गारंटी के साथ अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अगर आप विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब करवाने का मात्र एक उद्देश्य होता है कि लोगों को इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कोचिंग का प्रचार हो रहा है, चैनल का प्रचार हो रहा है। तो इस बात को मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उसका लाभ उठा सके। तो ज्यादा बात न करते हुए आज हम देखते हैं कि बेहतरीन तरीके से हिंदी की सबसे पहले क्लास वर्ण की क्लास होगी और वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है वर्ण, तो अगर आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई जाए, सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला होता है और हिंदी में वर्णमाला में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की दो डिफिनीशन होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली डिफिनीशन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो इसके समानार्थी भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देख लो, सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वर्ण कहलाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, पहला पॉइंट। इसके बाद कई लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा कि जो मूल ध्वनियां होती है क्या वो भी वर्ण होती है? तो हाँ मित्रों, जो मूल ध्वनियां होती हैं वो भी क्या होती है? वर्ण ही होती हैं। तो दूसरी डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि जो मूल ध्वनियां होती है, मूल ध्वनियां वो भी क्या कहलाती हैं? उनको भी हम उस वर्ण की श्रेणी में रखेंगे। इतना। तो वर्ण होता क्या है? देखिए, वर्ण के बहुत समानार्थी होते हैं। सब देखिए वर्ण के कितने समानार्थी होते हैं। आज हम सिर्फ वर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ वर्ण की बात करेंगे। इसके बाद व्यंजन की क्लास आपको मिलेगी। देखेंगे वर्ण के समानार्थी की बात करेंगे तो वर्ण का मतलब होता है विष्णु होता है। याद रखेंगे, वर्ण का मतलब विष्णु होता है। वर्ण का मतलब ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब मोक्ष भी होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग भी होता है। वर्ण का मतलब जाति भी होता है और वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर भी होता है, अक्षर होता है। तो ये तो समानार्थी हो गए। ये क्या हो गए? समानार्थी हो गए वर्ण के। इनमें से कोई भी आपको आपके एग्जाम में मिल जाता है कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहां पर हम आपको एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सकें? सीख सकें, आसानी से सीख सकें। जितने भी बालक इस पीएचडी की या विद्या ज्ञान की या सैनिक स्कूल की या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई वर्ण के समानार्थी की, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्ण से क्या मिलकर बनता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कैसे बनती है भाषा, वर्ण से मिलकर क्या बना है, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य से मिलकर क्या बनता है। तो ये सारी चीजें आज हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात आती है भाषा की। किसकी बात आती है? सबसे पहले भाषा की बात आएगी। तो भाषा किससे मिलकर बनती है? भाषा आपके वाक्य से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनता है? वाक्य आपका शब्द से मिलकर बनता है। और शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द आपका वर्ण अथवा अक्षर से मिलकर बनता है। ये इतनी बात क्लियर हो गई ना। देख लीजिए, भाषा से वाक्य। देखिए यहां पर देखेंगे
फिर से देखेंगे, वर्ण से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से ही आपकी भाषा का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखेंगे कैसे वर्ण के सार्थक समूह को याद रखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। याद रखेंगे, जब तक हम वर्णों का कैसा समूह नहीं होगा, सार्थक समूह नहीं होगा, तब तक आपका शब्द नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? शब्द नहीं बनेगा। जैसे एक हम शब्द लेते हैं, जैसे कमल। कौन सा शब्द लेते हैं? कमल। देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए का, मा और ल। हमने यहां पर कितने वर्ण जोड़े? 1, 2 और 3। यहां पर हमने 3 वर्ण मित्रों जोड़ दिया, और हमको पता है कि का, मा, ल अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो एक पुष्प बन जाता है। लेकिन अगर हम कह दें कि ल, म, क, लमक भी तो बन सकता है। यहां पर क्या शब्द लमक एक शब्द नहीं है? लमक, लमक भी तो एक शब्द है, लेकिन क्या इसका शाब्दिक अर्थ है? आप ही बताइए, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है? नहीं है ना। तो यहां पर कैसा शब्दों वर्णों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो क्या बन जाएगी? वो शब्द बन जाएगा। अच्छा, अगर हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो वो वाक्य बन जाएगा, और वाक्यों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी, है ना। तो पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? ये है भाषा की सार्थक इकाई। कैसी इकाई? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। याद रखेंगे, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो भाषा, भाषा देखिए, वर्ण, वर्ण से शब्द, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो सबसे पहली जो डिफिनीशन यहां पर बनेगी, पहली डिफिनीशन बनेगी किसकी? शब्द की बनेगी। पहली डिफिनीशन शब्द की बनेगी। एकदम सिंपल सी डिफिनीशन, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है। यहां पर ना ही आपको रटना है, ना ही आपको यहां पर लिखना है। आपको क्या करना है? सिर्फ समझना है, ना ही लिखना है, ना ही क्या करना है? पढ़ना है, यहां पर समझना है। एक बात और बता दें कि वाइब्रेंट सुधीर तिवारी चैनल में आपको हिंदी, यहां पर हिंदी क्या करना है? हिंदी यहां पे रचना है, आपको याद रखना। ऐसी हिंदी रची जाएगी कि आप याद रखेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब आप कहिएगा जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं सीधा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं श्रीकांत गुप्ता आपको पूरी तरीके से हिंदी की क्लास दूंगा, है ना। उन्नाव की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थान है मैं वहां पर सेवा देता हूं। ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। आपको मैं हिंदी की क्लास दूंगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। शब्द, ठीक है। शब्द की डिफिनेशन क्या होगी कि हमने क्या बताया? वर्णों के सार्थक क्रम। सिर्फ लिख दीजिए किसका वर्ण? देखिए, वर्णों का सार्थक क्रम होना चाहिए। यहां पर हमने आपको क्या बताया कि यहां पर ना ही लिखना है, ना ही क्या करना है? पढ़ना है, यहां पर समझना है आपको हिंदी। याद रखिएगा, हिंदी सिर्फ समझना है, ना ही पढ़ना है, ना ही आपको लिखना है। हिंदी क्या करना है? समझना है। इसके बाद देखिए, यहां पर हमने क्या बताया? शब्द कैसे मिलकर बनता है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसकी बात आती है वाक्य। वाक्य की बात हमने बताया कि यहां पर शब्दों का क्रमबद्ध समूह। शब्द हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं शब्द, और शब्द का कैसा समूह होना चाहिए? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समूह। याद रखेंगे, बहुत साफ। हमने क्या कहा? हिंदी आपको क्या नहीं करना है? हिंदी आपको ना ही लिखना है, ना ही पढ़ना है। हिंदी से कुछ समझना है। अगर आप एक बार हिंदी समझ गए तो जीवन पर्यंत आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो शब्द वर्णों के सार्थक क्रम, सार्थक समूह को यहाँ पर आप समूह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समूह लिख सकते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। याद रखेंगे, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या पूछी जाती है मित्रों। तो हिंदी में यहां पर एक पॉइंट आता है कि
ये जो बामन है ये क्या है, ये आपके मूल वर्ण है। कैसे वर्ण है, मूल वर्ण है। इस बात को आपको अपने जहन में बैठा के रखना है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है, या हम कह सकते हैं 52 होती। कोई भी पूछे आपसे कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। अब देखेंगे कि इन 52 मूल वर्णों में से कौन कौन से ऐसे, इनका हम वर्गीकरण के आधार पर करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है वर्णमाला में कि वर्णों को हम, जो मूल वर्ण है, इनको हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ें। सबसे बड़ा टास्क यही होता है, और लोग नहीं कर पाते हैं, ना ही लोग पढ़ा पाते हैं इस तरीके से। क्योंकि हमने 13 किताबों का अध्ययन किया है, और उन 13 किताबों का अध्ययन करने के बाद कहीं बड़े बड़े प्रोफेसर से मिले हैं, और उनसे मिलने के बाद जो भी मैटर आया है वो आपको 10-15 सेकंड या 10-12 मिनट में आपको पढ़ा दिया जाता है बेहतरीन, बिना मेहनत किए हुए आपको मैटर मिल जाता है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखेंगे मूल वर्णों का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। देखेंगे हिंदी की आपकी ये सबसे पहली क्लास है, वाइब्रेंट सुधीर तिवारी चैनल में आपकी ये पहली क्लास है, इसको पूरा देखेंगे। इसके बाद आपको स्वर की क्लास मिलेगी, याद रखेंगे, इसके बाद स्वर की क्लास मिलेगी आपको। तो मूल वर्णों की संख्या 52 है। इन 52 मूल वर्णों का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर आपको करना है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका स्वर, आता है क्या आता है, स्वर। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कई लोगों से हमने प्रैक्टिकल करके भी पूछा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो लोग बता देते हैं 13 है। आपको बता दें कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है, 11 है। याद रखेंगे। देखिए इन्हीं 52 स्वरों, 52 मूल वर्णों का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। स्वर हो गए, स्वर के बाद आते हैं आपके व्यंजन। दूसरे नंबर पर क्या आते हैं, व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या 33 हो गई, व्यंजन की संख्या 33। इसके बाद देखिए ये पहला, और ये आपका हो गया दूसरा। अब तीसरा आ जाता है। तीसरे में क्या है, स्वर 11, व्यंजन 33। इसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपको वाइब्रेंट सुधीर तिवारी चैनल में जितनी भी ये स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, अयोगवा की परिभाषा, जितने भी हर संभव प्रयास करके आपको सारी डेफिनेशन बताई जाएंगी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवा किसे कहते हैं। इसके बाद आता है आपका, देखिए नंबर 4 पर उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं। कैसे व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट या हम इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको याद रखेंगे। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी 2 है। इनकी संख्या कितनी, 2। लास्ट में है 5, नंबर 5। इस पे आते हैं ये संयुक्त, ये याद रखेंगे, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अब देखिए क्लासिफिकेशन हो चुका है पूरी तरीके से। 11 स्वर हो गए, इसके बाद व्यंजन 33 हो गए। 11 33 कितना होता है, 44। 44 2 कितना होता है, 46। 46 2 कितना होता है, बताएंगे भाई, 46 2, देखिए 11 33 44, 44 2 46, 46 2 बताए भाई, 46 2 48, और 48 4 कितने होते हैं, 48 4 52 होते हैं। तो यही देखिए 52। ये हमने क्या किया कि ये जो 52 मूल वर्ण है, इनको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मित्रों अगली जो क्लास होगी आपकी, वो सबसे पहली क्लास, ये तो पहली क्लास हो गई आपकी वर्ण के बारे में आपने जाना बेसिक। अब अगली क्लास होगी आपकी, कौन सी क्लास होगी, स्वर की क्लास होगी। जो सेकेंड क्लास होगी वो सिर्फ स्वर पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको अगली क्लास में पढ़ना क्या है, अगली क्लास में आपको पढ़ना है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, और दूसरे नंबर पर आपको दीर्घ स्वर के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद फिर बताया जाएगा आपको
संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतनी बात की जाएगी आपके अगली क्लास में। सबसे पहले स्वर के बाद ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संयुक्त स्वर। तो मित्रों आज के लिए आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।